सभी को नमस्कार। तो दोस्तों मैं योगेंद्र आप सभी का सक्सेस स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। और जो आज अपन बात करेंगे वो करेंगे मूल अधिकारों की। किनके बारे में बात करेंगे? मूल अधिकारों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान देना, किसकी बात करेंगे? मूल अधिकारों की। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि भाई मूल अधिकार कहते किसको हैं, क्या होते हैं मूल अधिकार, इन सब के बारे में अपन आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही प्रश्न उठना चाहिए कि भाई मूल अधिकार होते क्या हैं और क्यों हमारे लिए ये आवश्यक है। तो ठीक है, अपन बात करें कि भाई मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वे होते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। क्या? जो जीवन जीने के लिए, किसके लिए? जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ठीक है। एक तो ये हो गया कि मूल अधिकार क्या होते हैं? जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा क्या कि ये राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार देने के लिए बाध्य हो। क्या हो? बाध्य हो। बाध्य से समझे आप, यानी कि अनिवार्य, यानी कि राज्य सरकार हमें क्या करेगी? इनको देना ही पड़ेगा। ये क्या है? बाध्य है। ठीक है। और क्या कि एक तो राज्य सरकार बाध्य है हमको देने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और क्या? इनका कहां पर? संविधान में। कहां पर? संविधान में उल्लेखित होना आवश्यक है। कहां पर? संविधान में उल्लेखित होना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया? और क्या होना चाहिए भाई कि एक तो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, दूसरा राज्य सरकार देने के लिए बाध्य होगी, तीसरा क्या? इनका संविधान में उल्लेखित भी होना आवश्यक है। और चौथा पॉइंट क्या कि भाई संविधान में भी इनका उल्लेख है, तो क्या करेगी? अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर जो राज्य सरकार है संरक्षण करेगी। क्या करेगी? संरक्षण करेगी, यानी कि रक्षा करेगी। ठीक है। तो ध्यान देना कि मूल जो अधिकार है उनको अपन किस प्रकार से जान सकते हैं कि भाई ये जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, दूसरा राज्य सरकार इनको देने के लिए बाध्य होगी, और इनका संविधान में भी उल्लेख होना अनिवार्य है, और उल्लंघन होने की स्थिति में जो राज्य सरकार है इनकी हमें क्या करेगी? रक्षा करेगी, यानी संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है। तो ये हो गई मूल जो अधिकार है उनकी बात। ठीक है। अगर आप आगे अपन बात करें कि भाई जो मूल अधिकार है वो आए कहाँ से, है ना? आएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन कि भाई जो मूल अधिकार है ये आए कहाँ से। तो ध्यान देना, सर्वप्रथम ये कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। कब? 1215 में। कब? 1215 में। ठीक है। 1215 में जो ब्रिटेन है वहां पर इस जो मूल अधिकार शब्द है इसका उल्लेख हुआ। और आपको पता होगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखा हुआ तो है नहीं, है ना? तो जो उनकी जनता थी उनके लिए ब्रिटेन ने क्या किया था? मूल अधिकार है ये दिए थे, उनको सौंपे थे। ठीक है। लेकिन बात आती है कि भाई संविधान में किसके में लिखे गए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि सर्वप्रथम जो लिखा गया संविधान था वो किसका था? वो अमेरिका का था, है ना? तो ध्यान देना, जो अमेरिका का संविधान लिखा गया था वो लिखा तैयार हुआ था 1789 में। कब? किसकी बात कर रहे हैं अपन? अमेरिका की। ठीक है। अमेरिका की अपन बात कर रहे हैं, और अमेरिका का जो संविधान था वो लिखा हुआ था, पहला लिखित संविधान था, और ये लिखकर तैयार हुआ था 1787 में। कब? 1787 में लिखा हुआ था, लिखकर तैयार हो गया था, और इसको लागू किया गया था, वो किया गया था 1789 में। कब लागू किया गया था? 1789 में। पर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था, है ना? क्या नहीं था?
मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 1791 में, कब? 1791 में कुछ संविधान संशोधन किए गए और इन संविधान संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को लिखा गया, है ना। मूल अधिकारों को क्या किया गया? अधिकारों को शामिल किया गया। कहां पर? अमेरिका के संविधान में। ठीक है, तो ये मैंने चीजें क्यों बताई है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई जो मूल अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर किया गया, तो सर्वप्रथम उल्लेख तो कहां पर हो चुका था? ब्रिटेन में। लेकिन अगर यही प्रश्न आए कि भाई लिखा हुआ संविधान, मतलब संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकार किसके द्वारा लिखे गए या उल्लिखित किए गए, तो संविधान की बात करें तो किसमें? कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका की जो संविधान था उसमें ये सर्वप्रथम लिखे गए थे। ठीक है, लिखित तो कहां पर? अमेरिका में। और वैसे मूल अधिकार शब्द का नाम पूछे तो कहां पर? 1215 में और ब्रिटेन में। ठीक है, अब बात करेंगे अपन भारत की कि भारत में किस प्रकार से आए, तो उनकी बात अपन अब करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की। और भारत की बात करते हैं तो अपने दिमाग में दो प्रश्न भी आने चाहिए। कौन कौन से? कि भाई सर्वप्रथम भारत में किसने उल्लेख किया, तो बात है कब की? 1895 की। और याद करो, मैंने 1895 में कुछ आपको बताया था पहले भी। क्या हुआ था? स्वराज विधेयक, स्वराज्य विधेयक। ठीक है, क्या? स्वराज विधेयक। और ध्यान देना, जो स्वराज विधेयक था इसमें तिलक ने, किसने? तिलक ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों की मांग की थी। तो आपसे पूछे कि सर्वप्रथम मांग किसने की मूल अधिकारों की, तो ये की थी जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा। कब? 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कब की, तो ये बात करते हैं 1925 की। ठीक है, और 1925 में कौन? तो 1925 में ध्यान देना, जो एनी बिसेंट थी। ठीक है, एनी बिसेंट, इनके द्वारा भी मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई थी। और ये किसमें की गई थी? कॉमनवेल्थ इंडिया बिल था, इंडिया बिल था, उसमें मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहली विदेशी महिला कौन थी जिसने मूल अधिकारों की मांग की थी, तो 1925 में जो एनी बिसेंट थी उसके द्वारा कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1928 की। कब की? 1928 की। तो याद करो 1928 में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट आई थी, यानी कि जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान बनाने का प्रथम प्रयास किया था कि नहीं किया था? तो ध्यान देना, जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें भी मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना कि भाई नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1931 की। कब की? 1931 में। और 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कौन सा? कराची अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित किया गया था कांग्रेस का कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों को लेकर, है ना। किनके लिए? मूल अधिकारों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? कराची अधिवेशन में 1931 को। ठीक है, और अगर अपन इससे आगे चले तो आपको एक चीज और पता होगी, 1931 में क्या हुआ था? गांधी जी कहां पर गए थे? गांधी जी? गोलमेज सम्मेलन में।
ब्रिटेन गए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी गांधी ने किसका जिक्र किया था? मूल अधिकारों का जिक्र किया था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी गांधी जी के द्वारा ये बात रखी गई थी मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आप ध्यान देना 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें भारतीयों ने सोचा कि जब हमने इतनी मांग रखी है तो मूल अधिकार शायद मिल जाएंगे हमें, लेकिन जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। क्या नहीं था? मूल अधिकारों का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया था 1935 के अधिनियम में। और उसके बाद अगर आपने आगे बढ़े तो ध्यान होगा 1942 में क्या कहा गया था? 1942 में? तो 1942 में भारतीयों को कहा गया था कि क्या हम अगर युद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको संविधान बनाने का मौका देंगे, कहा गया था। तो ध्यान देना कि 1945 में, कब? 1945 में तेग बहादुर शप्रू एक समिति का गठन किया गया किस लिए? मूल अधिकारों को बनाने के लिए कि क्या करेंगे हम, मूल अधिकारों को शामिल करें या नहीं करें। ये भी जो 1945 में तेग बहादुर शप्रू समिति का गठन किया गया था और उसमें मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए बात रखी गई थी। ठीक है, और ध्यान होगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आ जाता है और कैबिनेट मिशन आने के बाद क्या होता है? भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर देते हैं और उसमें यानी कि 1946 में एक तो तिलक की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? तिलक की अध्यक्षता में तिलक की अध्यक्षता में एक तो, और एक कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जो तिलक थे इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसका? समिति का। और जो जेबी कृपलानी थे इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। क्या? उप समिति का। तो ये चीजों को ध्यान रखना, एक तो समिति थी और एक उप समिति थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इन तीनों के प्रयासों से जो हमारा संविधान बना था उसमें इन मूल अधिकारों को लिया गया। ठीक है, तो ध्यान देना, इन सब चीजों को बताने का मेरा क्या मतलब है कि आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भाई भारतीयों ने सर्वप्रथम जो मांग रखी थी मूल अधिकारों की वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बने कि भाई जो विदेशी महिला कौन थी प्रथम जिसने मूल अधिकारों की मांग की? तो वो की थी एनी बेसेंट, जिसने 1925 में ये मांग रखी थी। फिर आपके दिमाग में एक मतलब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट थी, यानी कि जो मोतीलाल नेहरू ने प्रथम प्रयास किया था हमारा संविधान बनाने का, क्या उसमें मूल अधिकार थे? तो हाँ, उसमें मूल अधिकार थे। ठीक है, और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो कांग्रेस थी उसने पहली बार मूल अधिकारों के लिए प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में रखा या फिर कब पारित किया? तो ये ध्यान रखना, ये क्या था? 1931 का कराची अधिवेशन के द्वारा। ठीक है, अगला आपसे पूछे कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था क्या उसमें मूल अधिकारों को जिक्र किया गया था? तो हाँ, आपका आंसर होना चाहिए हाँ, वहां पर भी मूल अधिकारों का वो किया गया था जिक्र। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछे कि भाई जब 1931 में गांधी जी के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया तो क्या 1935 का जो अधिनियम आया उसमें क्या मूल अधिकार आ गए? तो नहीं, वहां पर भी मूल अधिकार नहीं दिए गए हमें। और तो ये कब दिए गए? तो ये दिए जब खुद हमने हमारा संविधान बनाया तो उस टाइम पे हमने क्या किया? ये मूल अधिकार लिए। और आप सभी को पता होगा कि जो हमने मूल अधिकार लिए थे वो कहाँ से लिए थे? तो वो लिए थे अमेरिका से। ठीक है, तो ध्यान देना। अब आगे की बात करते हैं। तो जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ पर जोड़े थे? तो वो जोड़े थे भाग 3 में। कहाँ पर? भाग 3 में जोड़े थे।
और किस अनुच्छेद से किस तक, तो 12 से 35 तक। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमने कहां पर जोड़े हैं, भाग 3 में और अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है, तो भाग पूछे तो भाग 3, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो अब अगर अपन आगे की बात करें कि भाई जो मूल अधिकार थे, उन मूल अधिकार भाई कितने थे और भाई कब जोड़ा गया है इनको, कैसे क्या सिस्टम था, तो इनकी भी बात अपन आगे करते हैं और बात करते हैं कि भाई जो मूल अधिकार थे ये कितने थे। जो मूल हमारा संविधान था, जो मूल हमारा संविधान था उसमें कितने अधिकार थे, तो उसमें कितने अधिकार दिए गए थे, तो उसमें हमको 7 अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार दिए गए थे, 7 अधिकार दिए थे। लेकिन हम 44वां, कौन सा 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और ये कब करते हैं, 1978 में। कब करते हैं, 1978 में 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और उसके द्वारा जो हमारा 7वां यानी कि जो हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति का जो मूल अधिकार हमको दिया गया था, इसको क्या करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और इसको कहां पर जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ा हमने भाग 12 में, भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में। कौन से में, अनुच्छेद 300 क में इसको हमने जोड़ दिया और इसको क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार। क्या बनाया हमने, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया हमने, कानूनी अधिकार। तो ध्यान देना, आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, हमको मूल अधिकार कितने दिए गए थे, तो वो दिए गए थे हमें 7। अब अगला प्रश्न पूछे कि वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं, तो कितने हैं 6। ठीक है, तो वर्तमान में हमसे पूछे, वर्तमान में मूल अधिकार तो कितने हैं, तो ये हैं 6। कितनी है इनकी संख्या, 6 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि जो संविधान पूछे मूल संविधान उसमें 7, वर्तमान में 6। और अगला प्रश्न आपसे पूछूं, क्या संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया या फिर है, तो संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वो कहां पर है, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में हमने उसको जोड़ दिया है। तो इतनी सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखने योग्य थी। ठीक है, अब आगे अपन बात करें कि भाई जो मूल अधिकार है वो किसके विरुद्ध हमें मिले हैं, तो किसके विरुद्ध दिए गए हैं हमें अधिकार, ये दिए गए हैं राज्य सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध। ठीक है, इसको मिटा ही लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि भाई किसके तो दिए गए हैं ये। ठीक है, तो जो मूल अधिकार है वो हमको किसके विरुद्ध दिए गए हैं, वो दिए गए हैं सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, तो ध्यान देना, कुछ ऐसे भी अधिकार हैं हमें मूल अधिकार जो व्यक्ति से व्यक्ति के प्रति दिए गए हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि भाई कौन से ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति भी दिए गए हैं। तो ध्यान देना, कितने 4 अनुच्छेद है जो व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति दिए गए हैं। एक तो 15(2), जिसमें क्या है, 15(2) में क्या है, ध्यान देना, जो 15(2) है उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, ठीक है, इनके आधार पर होटलों, भोजनालयों, और बात करें अपन दुकानों,
व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या समझे इससे कि जो व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति जो अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें एक अधिकार है 15(2) और इसमें लिखा गया है कि भाई जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनके आधार पर आपको होटलों, भोजनालयों में या फिर अपन कह सकते हैं दुकान, सार्वजनिक स्थान है जैसे मनोरंजन कोई भी स्थान है, वहां पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये व्यक्ति के प्रति अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बात करें अपन अगले की, तो अगला है 17वां, यानी कि अनुच्छेद 17वां। कौन सा अनुच्छेद? 17वां अनुच्छेद है। और इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है, इसका भी अधिकार हमको मूल अधिकार दिया गया है कि इस प्रकार से मूल अधिकार कि किसी प्रकार से अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और क्या एक अनुच्छेद है अपना, कौन सा? एक अनुच्छेद है 23वां। और 23वें में क्या है? 23वें में है कि जो व्यक्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो उनका क्रय विक्रय पे रोक, यानी मानव के क्रय विक्रय पर रोक। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, और एक अनुच्छेद और है जो व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति दिया गया है, वो है अनुच्छेद 24। और इसमें क्या किया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो बाल श्रम है ना, उस पर रोक लगाई गई है, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमको व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो 15(2), 17, 23 और 24। इनके अलावा जो भी बचते हैं हमारे अनुच्छेद, वो सब राज्य के विरुद्ध है शेष। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये अधिकार तो व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति है, और ये है जो राज्य के विरुद्ध, इनके अलावा जो विशेष बचते हैं वो। ठीक है, अब एक चीज और सामने आती है, क्या कि 2 चीजें उनको देखना अच्छे से। एक तो क्या? नागरिक। ठीक है, 2 वर्ड मिलते हैं आपको, यहां पर ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मिलेगा नागरिक और एक मिलेगा व्यक्ति। क्या? व्यक्ति, है ना। तो ध्यान देना, नागरिक है उसके अंदर तो केवल भारतीय आएंगे। क्या आएंगे? केवल भारतीय। ठीक है, और जो व्यक्ति है इसके अंदर कौन आएंगे? भारतीय प्लस विदेशी भी, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार है, मूल अधिकार, जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, है ना। कुछ तो मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। तो जहां पर भी केवल भारतीय आए, तो वहां अगर नागरिक आता है कहीं पर भी, तो ध्यान रखना वो किसके लिए कहा गया है? केवल भारतीय के लिए कहा गया है। अगर कहीं पर भी आपको व्यक्ति मिलता है, तो ये समझना वो भारतीय के लिए भी है और विदेशी के लिए भी है। ठीक है, तो इस चीज पे गौर करना थोड़ा सा, कि आपको कहीं भी मान लो ऑप्शन दे दिए 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो 4 ऑप्शनों में 3 तो नाम व्यक्ति को है और एक कहीं भी नागरिक दे दिया, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, तो अभी आप कर दोगे ना, तो वो सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना कि अगर नागरिक दिख जाए कहीं पर भी, तो वो किसकी बात की गई है? केवल भारतीय की बात की गई है। और अगर व्यक्ति दिखे तो वहां पर भारतीय प्लस विदेशी सब दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो केवल भारतीय, उनको 5 ऐसे मूल अधिकार है जो दिए गए हैं। कौन कौन से? तो वो है अनुच्छेद, एक तो 15। कौन कौन सा अनुच्छेद? एक तो अनुच्छेद 15 है, एक 16 है, एक 19 है, एक 29 है और एक 30 है। तो ये 5 ऐसे अनुच्छेद है वो केवल भारतीयों को मिले गए हैं, और इनके अलावा जो शेष बचते हैं वो शेष सभी के लिए है। ठीक है, जो शेष मूल अधिकार है वो सबके लिए है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो अनुच्छेद 16 है वो किसके लिए है, तो मैं कहूं कि व्यक्ति के लिए है फिर नागरिक के लिए है, तो वो है नागरिक के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो अनुच्छेद 32 है वो किसके लिए है, आपको ऑप्शन दोनों दिख रहे हैं, व्यक्ति, नागरिक, क्या भारतीयों के लिए है या नहीं, या फिर सिर्फ विदेशियों के लिए है?
तो उसमें क्या भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है अनुच्छेद 32। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना कि भाई ये 5 अनुच्छेद है वो तो नागरिकों को मिले हुए हैं और ये जो शेष बचे हैं वो व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक एक अनुच्छेद की और बात करते हैं कौन से अनुच्छेद की। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अनुच्छेद 12 की, है ना, क्योंकि 12 से 35 ही है, तो अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो ध्यान रखना जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ध्यान देना जो राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें राज्य के अंतर्गत किस किन को शामिल किया गया है ये बताया गया है अनुच्छेद 12 में। कि अपन राज्य की बात कर रहे हैं कि भाई जो मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध होंगे, तो वो राज्य है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ये मत समझना कि जो वही राज्य है वो जो अपन भाग फर्स्ट में देखा था वो राज्य की बात हो रही है, वहां पर वो राज्य अलग है और यहाँ पर ये राज्य जो लिया गया है वो अलग है, ये मूल अधिकारों के संबंध में लिया गया है। तो जो ये राज्य की परिभाषा है वो अपन भाग 3 व 4 के लिए मानेंगे। सिर्फ किसके लिए, भाग में 3 व 4 के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व वगैरह है ना, तो उन सब के लिए ये राज्य की परिभाषा मानेंगे और वैसे राज्य की परिभाषा अलग है, आपको सबको पता है उस चीज का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें किन किन को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना एक तो क्या, केंद्र सरकार, संघ सरकार भी बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा संसद, तीसरा राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। अगला अपन बात करें तो बात करें विधानमंडल की, विधानमंडल, ठीक है। और अगर आगे अपन बात करें तो विधानमंडल के अलावा जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित व सरकार, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित व सरकार के नियंत्रण वाले सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकार इनको कहां पर शामिल किया गया है, इनको जो राज्य की परिभाषा है इसमें शामिल किया गया है। यानी कि इनमें से अगर कोई नाम आता है तो वो ध्यान रखना वो राज्य सरकार, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो क्या समझे इससे कि भाई जो केंद्र सरकार है वो राज्य के अंतर्गत आएगी, संसद है वो राज्य के अंतर्गत आएगी, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत के जो राज्य क्षेत्र है उनमें जो स्थित है, भारत के जो राज्य क्षेत्रों में जो लोग स्थित हैं वो, या फिर कोई भी संस्था है जो भारत के राज्य क्षेत्र में आती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो भारत के राज्य क्षेत्र में आती है ना, उन पर मतलब जो भारत की सरकार है उसका नियंत्रण है। और कह सकते हैं कि भाई ऐसे भी जो अधिकारी जो भारत की सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सब किस में शामिल होंगे, वो राज्य की परिभाषा में होंगे। जैसे जिला कलेक्टर है, जो मतलब प्राधिकार का मतलब यही है जिनको कानून मतलब लागू करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि वो कानून आदेश दे सकते हैं, कानून जारी कर सकते हैं, है ना, उनका जो अधिकार है वो प्राधिकार के अंतर्गत आता है ना। तो ध्यान देना कि भाई जो ये नाम लिए गए हैं इनके अंतर्गत जो भी आएगा वो क्या करेगा, वो मूल अधिकार है उनका नियंत्रण करेगा या फिर जनता को उसको क्या करेगा, रक्षा करेगा जो मूल अधिकार है उनकी। अगर इनसे बाहर कोई चीज है तो वो किसके अंतर्गत नहीं आएगी, वो राज्य के विरुद्ध यानी कि मूल अधिकारों में नहीं आएगी। यानी कि जैसे अपन बात करें कि जो निजी संस्थाएं हैं वो क्या करेगी, मूल अधिकार उनका हनन कर सकती है, उनके विरुद्ध हम कहा नहीं जा सकते, अपन न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई ये मूल अधिकार हमको दिया गया है लेकिन ये निजी कंपनी है ये हमको नहीं दे रही है ना, तो इस मामले में अपन कहा नहीं जा सकते। तो इस मामले में अपन वहां पर जो उच्च न्यायालय है उसमें नहीं जा सकते। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर इनके द्वारा अगर हमारा जो मूल अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और बात करें अपन अनुच्छेद 13 की, किसकी बात करें, अनुच्छेद 13 की, तो ध्यान देना
जो अनुच्छेद 13(1) है, इसमें क्या कहा गया है कि जो संविधान है, संविधान लागू होने से पहले की, संविधान लागू होने से पहले की विधि है, संविधान लागू होने से पहले की विधि है, और वो मूल अधिकारों का, किसका, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो उल्लंघन की सीमा तक हम क्या करेंगे, उल्लंघन की सीमा तक हम क्या करेंगे कि हम जो मूल अधिकार है, तक मूल अधिकारों से आच्छादित, यानी कि क्या करेंगे, ढक देंगे। ठीक है, इसको अपन आच्छादित सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान देना, इसे क्या समझे आप कि भाई जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था हमारा संविधान। तो ध्यान देना, अगर कोई विधि है जो 26 जनवरी 1949 से पहले की है और वो क्या कर रही है कि वो जो हमारा मूल अधिकार है उनका उल्लंघन कर रही है, ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और वो विधि कब की है, वो कब की है, 26 जनवरी 1949 से पहले की है, और वो उल्लंघन कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जो उल्लंघन की सीमा है, यानी जहाँ से वो उल्लंघन कर रही है वहां से क्या करेंगे, उन पर पर्दा डाल देंगे, यानी कि ढक देंगे उनको, किससे, मूल अधिकारों से। किससे ढक देंगे, मूल अधिकारों से ढक देंगे, और इसको अपन क्या कहेंगे, आच्छादित सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे, आच्छादित सिद्धांत। और यही चीज अनुच्छेद 13(2) में, ध्यान देना, 13(2) में क्या कहा है, तो 13(2) में कहा क्या है कि यही चीज कही गई है कि संविधान लागू होने से पहले की जगह क्या, बाद की, अगर बाद की कोई विधि है, बाद की विधि है ना, और वो क्या कर रही है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो क्या करेंगे, उल्लंघन की सीमा तक, यानी जहां तक वो उल्लंघन कर रही है ना, उसको क्या करेंगे, अपन समाप्त कर देंगे, यानी कि जहां तक जो विधि वो उल्लंघन कर रही है तो वहां तक अपन उसको समाप्ति कर देंगे, और आगे की जो बची हुई है उसको अपन यथावत रखेंगे, है ना। तो ध्यान देना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 13(1) में तो ये कहा गया है कि अगर वो 26 जनवरी 1950 है उससे पहले की विधि है और जो हमारे मूल अधिकार है उनमें उल्लंघन कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, मूल अधिकारों से ढक देंगे। लेकिन 13(2) में क्या कहा गया है कि जो भाई उल्लंघन कर रही है वो, और वो 26 जनवरी 1950 से बाद की विधि है, तो अब क्या करेंगे, उस विधि को ही समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, उस विधि को ही समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं 13(3) की। ठीक है, अनुच्छेद 13(3) की बात करते हैं अपन कि 13(3) में क्या कहा गया है। तो ध्यान देना, 13(3) में ये कहा गया है कि भाई जो विधि हम नाम ले रहे हैं ना, विधि, उस विधि की परिभाषा दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 13(3) इसमें क्या कहा गया है कि विधि की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा, विधि की परिभाषा, कि जो विधि है वो अपन किसको कहेंगे, परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना, इसमें जो अनुच्छेद 13(3) है इसमें विधि की परिभाषा दी गई है, और विधि में क्या क्या है, तो ध्यान देना, इसमें एक तो आदेश, एक अध्यादेश, ठीक है, दूसरा नियम, विनियम, ठीक है। अगली बात करें अधिसूचना, क्या, अधिसूचना, ठीक है, उपविधि, कितने हुए, आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि, 4 6। तो एक और बच गया, क्या, रूढ़ि प्रथा। क्या, रूढ़ि प्रथा। तो ध्यान रखना, ये 7 जो नाम दिख रहे हैं अपन को, ये विधि के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, विधि के अंतर्गत। अगर इनके अंदर कुछ बात की गई है तो वो विधि के अंतर्गत आएंगे, उनको अपन क्या करेंगे, वहां पर समाप्त कर सकते हैं, और क्या करेंगे, पर्दा डाल सकते हैं। ये चीज किन पे करेंगे, सिर्फ इन 7 चीजों पर। ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद 13(3) में। लेकिन ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 13(4) है, कौन सा, अनुच्छेद 13(4), इसमें क्या किया गया है कि अनुच्छेद 13(4) में ये कहा गया है कि भाई जो विधि है ना, इनमें संशोधन भी हो सकता है, यानी मूल अधिकारों में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
कर सकते हैं ना, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम अनुच्छेद। ये स्पष्ट कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 13(4) में कि भाई विधि के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपसे पूछे कि भाई विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन है या नहीं, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकते हैं, और वो हमने किया था कि नहीं किया था? किया था ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था? जो संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था, उसको हटा दिया था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और जो अनुच्छेद 13(4) है, ये भी कब किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार थे, ये हमारे मतलब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी कि अपन कह सकते हैं स्टार्टिंग थी जो कंप्लीट होती है, यानी कि अपन ने 12 और 13 अनुच्छेद कंप्लीट कर दिया है। और अपन जो मूल अधिकार हैं, जो 6 अधिकार हैं, उनकी नेक्स्ट क्लास से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास कैसी रही? अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आपको हमारा जो भी वीडियो है वो सबसे पहले मिले, इसके लिए आप क्या करोगे? जो बेल आइकन है उसको भी दबाओगे, ठीक है। जिससे क्या है कि आपको जो हमारा वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।